संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं जो गाना है उसकी ब्यूटी क्या है, वो टाइमलेस क्यों लगता है? आपने ये गाना एक बार सुना हो, आप आज ये गाना लूप पर 10वीं बार सुन रहे हो, ऐसा क्या है इस गाने में कि आप इसको 10वीं बार भी सुनो तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? 3-4 लोग हैं, एक तो जावेद साहब के लिरिक्स, अन्नू मलिक का म्यूजिक। संदेशे आते हैं के लिए सोनू निगम साहब को जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया तो सोनू निगम ये अवार्ड लेने ही नहीं आए। और सोनू निगम ये अवार्ड इसलिए नहीं लेने आए क्योंकि उनका कहना था कि भाई आपने रूप कुमार राठौड़ साहब को क्यों नहीं नॉमिनेट किया। एक सर्टेन उम्र तक आने तक मुझे पता ही नहीं था कि ये 2 लोगों ने गाया है। सोनू निगम जब गा रहे हैं ना, वो गा भी रहे, वो इमोशन है। जो बूढ़ी माँ उन्होंने बोला ना, जो माँ ही बोला है, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी जो एमेच्योर सिंगर्स हैं वो यहाँ तक तो गाने को गा पाते हैं, पर जैसी ही ये लाइन आती है जो सोनू निगम ने, जो आपने बोला कि गुजरने वाली हवा बता, वहां आने के बाद लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, भाई इससे आगे हम हो नहीं भाई। उसके बाद ये जिस तरीके से नोट्स लगते हैं, जो कॉम्पोजिशन ऐसी है भाई, रोना आता ही आता है। बिल्कुल। इसमें मैं कोई शर्म की बात नहीं है भाई, इतने बड़े हो चुके हैं हम। ये गाना अगर बज जाता है और इस वर्ष तक हम पहुंच जाते हैं तो भाई आंखें भर आती हैं, साफ बात है। इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त वो दिन जिस दिन भाई सब लोगों में थोड़ा सा ना खून तो उबाले मारता है। सही बात है भाई। और यहाँ पर हम ये जो हमारा द बॉयज पॉडकास्ट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के आसपास देशभक्ति के जो गाने होते हैं, बेस्ट देशभक्ति का गाना कौन सा है? बेस्ट, मेरा एक सजेशन है जबरदस्त शुरू करने से पहले, क्या हम संदेशे आते हैं को साइड कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है संदेशे आते हैं टॉप पे उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं तो बिल्कुल हो सकता है उसका कंपैरिजन, बिल्कुल हो सकता है कंपैरिजन। मुझे लग रहा है कि वो बियॉन्ड कंपैरिजन है संदेशे आते हैं। नहीं मुझे देखो उस बारे में बात की जा सकती है, पर ये कहकर आप बाकी के गानों को अगर आप छोटा कर रहे हो, नहीं, हम छोटा नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ दैट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। पर बहुत सारे ऐसे गाने होंगे, और मुझे ये इस पॉडकास्ट का, इस वीडियो का, देशभक्ति का कोई भी अगर गाना है ना, तो वो सारे अगर आपके अंदर वो इमोशन जगा देते हैं तो फिर उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो फिर सिर्फ संदेशे आते हैं नहीं, फिर जितने भी और देशभक्ति के गाने बनते हैं, ठीक है, वैलिड, तो फिर उसके आगे आप कंपेयर नहीं कर सकते। पर यार अब देखो इस बारे में कंपेयर नहीं करते, आप बस ये कहोगे फेवरेट। मैं कह रहा हूं अच्छा पूरा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार बहुत अलग अलग जॉनर्स की मूवीज होती हैं, लेकिन ऑस्कर तो फिर भी एक को ही मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं ऑस्कर और जिन मूवी को मिलता है ना, देखने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पर चलो, और इससे मुझे याद आया कि मूवी रिव्यू करते हो। लेकिन चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देशभक्ति के गानों की, और बहुत सारे देशभक्ति के गाने, और जब भी 15 अगस्त आता है तो जनरली क्या होता है, हम सब लोगों की प्लेलिस्ट जो गाड़ी से जा रहे हैं आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली देशभक्ति के गानों पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर एक सबसे बेहतरीन देशभक्ति का गाना अगर हमें डिसाइड करना हो या सोचना हो कि वो कौन सा है, तो लिस्ट से शुरू कर लेते हैं। प्रशांत तुम अपने गाना बताओ। मेरे पास जो सबसे पहला गाना, क्योंकि हर नहीं, सबसे पहला नहीं, हाँ, एक गाना बताओ जो आपको लगता है कि नंबर 1 पर आपके लिए है। यार नंबर 1 पे 2 गाने टाई है मेरे लिए भाई। ऐसे करके तो सब लोग फिर 10 गाने हो जाएंगे। नहीं, 10 नहीं, मतलब चलो ठीक है, मैं आपसे जो कह रहा हूं क्योंकि मॉडरेटर मैं हूं। ठीक है। अच्छा चलो, एक गाना जो सबसे, क्योंकि 15 अगस्त पे हमेशा छुट्टी रही है आज तक मेरी, चाहे स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, तो हम लोग हर बार छत पे चढ़ते थे, छत पे चढ़ के एक बड़े वाला स्पीकर लगा के, तो सबसे पहला गाना जो मैं लगाता था और मेरे को लगता है सबसे मेरे को जो पंप अप कर देता है पैट्रियोटिक सॉन्ग, वो है सुनो गौर से दुनिया वालों। ये तो है। पर इस गाने की भी एक अलग वाइब है। ये गाना सोचो, ये सिर्फ गाना, ये मूवी रिलीज नहीं हुई। नहीं हुई। 10 जो है ये 10 में से 10 नंबर है इस गाने अगर में। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, 10 का वो वाला पोस्टर आएगा जो संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान जबकि स्टेज पे चढ़ के नाच रहे हैं, वही एक याद है उस गाने की। हाँ, लेकिन पोस्टर बना आता कि 10 मूवी का है और वो 10 वो वाली 10 बहाने। अच्छा, इस गाने से ये भी है कि ये गाना पब्स में भी बजता है अभी भी। ये पेट्रियोटिक सॉन्ग वैसा है जो पब्स में आप सुन के नाच सकते हो। लेकिन प्रशांत, अगर तुम्हें इस गाने को, जो क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये सबसे ज्यादा पंप करता है ये गाना,
और इस गाने को क्यों लगता है कि तुम्हें ये नंबर 1 होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या क्वालिटीज क्या हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक तो जो इसकी बीट्स है वो तेज है, मतलब जैसे है तो मेरा रंग दे बसंती चोला भी बहुत बढ़िया गाना, लेकिन ना वो आपको धीरे धीरे पंप करेगा। इसकी तो जब जैसे ही ये गाना शुरू होता है टंग 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 टंग, जो इनिशियल जो बीट आती है उसी से मुझे लगता है, चाहे वो कॉन्सर्ट में बज रहा हो, चाहे वो छत पे लोगों में बज रहा होता है, आसपास की छत वाले वो आ जाते हैं। और जिस तरीके से एनुअल फंक्शन में भी, एनुअल फंक्शन 15 अगस्त के जो स्कूलों के अंदर वो जो होता है ना, 14 अगस्त को जो करा के खत्म करते हैं जितने भी, कि उसमें जाके भाई एक वो फिनाले गाना होता है, वो फिनाले गाना जो होता है वो आज भी यही है, सुनो गौर से दुनिया वालों, पॉम पॉम लेके नाच रहे हैं, पॉम पॉम लेके, क्या तुम्हें पॉम पॉम दिया जाता था? तुम्हें भी? तो आपके यहाँ किसको दिया? लड़के लड़कियां सब पॉम। नहीं, हमें नहीं, लड़कों को तो पॉम पॉम नहीं दिया था। या बहुत इनइक्वालिटी। पर ये शंकर एहसान लोहे का क्या ये वन ऑफ द बेस्ट गाना है? शंकर महादेवन ने जिस तरीके से गाना गाया, शंकर महादेवन, उदित नारायण भी मुझे लगता है, शान भी है बीच में, इतने मतलब लेजेंड सिंगर जो हैं इनको इकट्ठे बीच में लेके आए ये लोग। और जो म्यूजिक मुझे लगता है शंकर एहसान लोहे जो म्यूजिक बनाते हैं यार, उन्होंने इनफैक्ट इसके ऊपर एक किसी एक इंटरव्यू में बताया था शंकर महादेवन ने कि इन्होंने, इनके पास इस गाने के लिए बजट बिल्कुल खत्म था, जीरो। तो इन्होंने जितने भी उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट सुनाई पड़ रहे हैं, और उस टाइम पे एक वो था जिस टाइम पे ये शूट हो रहा था सारा या गाने बनते थे, ये होता था कि आप अकूस्टिक जितने भी होते थे इंस्ट्रूमेंट्स उनको आप रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा करा था कि सारे के सारे वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रूमेंट्स ही थे, वो एक्चुअली जितने अगर ड्रम्स भी बज रहे हैं तो कीबोर्ड पे ही बज रहा है वो। तो वो अकूस्टिक उन्होंने रिकॉर्ड करा नहीं, क्योंकि बजट ही नहीं था कि दूसरा आर्टिस्ट बुला के दोबारा स्टूडियो में करा के वो रिकॉर्ड कराना, ये कराना। तो वो उन्होंने उतने मतलब मुफलिसी में कहूं या किस में कहूं, उस तरीके से गाना बना हुआ है। और क्या, वो अब क्या चला है, पिक्चर चली बनी नहीं बनी, भाई गाना आइकॉनिक है, गाना हो गया, अमर है वो गाना। और मतलब मैं तो आज तक भी ये मानता हूँ कि मतलब मैं अभी भी अगर इस बार भी 15 अगस्त को जाऊंगा छत पे, सबसे पहला गाना यही चलेगा। और छुट्टी नहीं है, मतलब कभी तो जाऊंगा छत पे शाम में, कभी तो पतंग देखेंगे ऑफिस की छत पे लगा लियो। ऑफिस की छत पे स्पीकर लगा, ये शौक पूरा करा देंगे। लेकिन ये गाना जबरदस्त गाना है बिल्कुल। लेकिन अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से अगर इंडिपेंडेंस डे का अगर एक गाना मतलब तुम्हें चूज करना हो कि जो सबसे आइकॉनिक गाना है? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, मैं वैसे नाम सबके लूंगा, ठीक है। मैं कुछ चीजों के नाम लेना चाहूंगा। नहीं, पहले उसके बाद बिल्डअप दे रहा हूं ना यार। नहीं, तो हो सकता है आप बिल्डअप के चक्कर में आप बाकी हम दोनों के सारे गाने अगर आप यूज कर लो, अच्छा, तो ऑनरेबल मेंशंस पर जाएंगे। एक चीज बोलूंगा बस, कि एक जो है ना, जो पंप वाली बात बोल रही है कि भाई पंप जो तगड़ा वाला आता है ना, वो अभी रिसेंट में जो एक आई थी उरी, उसकी पूरी एल्बम आप लगा लो एक से लेके आखिर तक, वो एल्बम जब चलेगी आपके अंदर पंप ना है, मैं कह रहा हूँ आप घुस जाओगे खुद पाकिस्तान भाई। वो गाना जग्गा जित्या वाला गाना है, जग्गा जित्या, उसपे जो बीट्स आती है ना कार में, एकदम से हम भी हो जाते हैं। उसका जो बैकग्राउंड, क्योंकि उस एल्बम की खासियत है उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक की भी पूरे अलग से। किसका म्यूजिक है उरी में? शाश्वत सचदेव। अच्छा। तो उसने जो जितने गाने भी बनाए, गाने तो है ही हैं एल्बम में, लेकिन साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो थीम सॉन्ग्स हैं, जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर वो भी चलते रहे ना गाड़ी के अंदर, भाई साहब ऐसा लगता है अभी यहीं से गाड़ी सीधे अमृतसर और अटारी पार करके वाघा के अंदर। और कहीं ना कहीं जब आप उस पूरी फिल्म को देखते हो, हम लोग बात बहुत होती है विकी कौशल की एक्टिंग की, हाउस द जोश वाले डायलॉग की, पर ये जो आपने बात कही कि उसका जो पूरा का पूरा म्यूजिक ट्रैक था, उसने उस फिल्म को एक अलग लिफ्ट दिया हुआ भाई, था। चाहे वो बैकग्राउंड में बज रहा हो, भाई चाहे पूरा उसके गाने हो, साउंड डिजाइन पूरा इतना तगड़ा था पूरी फिल्म का ही। लेकिन म्यूजिक की अगर बात करें तो ये तो भाई नेक्स्ट लेवल था। इवन जो स्लो गाना भी था और जो एंड में वो भी, और जो आखिर में आता है ना, वो मंजर है भाई साहब, ऐसे उसके अंदर वो लेकिन बढ़िया फिर फील आ भी जाती है। अगर एक आइकॉनिक सॉन्ग आपको चुनना हो कि भाई इंडिपेंडेंस डे का मेरे हिसाब से बेस्ट सॉन्ग कौन सा है, तो वो गाना क्या यार? एक गाना जिससे मैं बड़ा इमोशनली कनेक्ट कर जाता हूँ, या बड़ा इमोशनल वो गाना है, पेट्रियोटिक थीम भी है, वो मुझे चक दे इंडिया का लगता है, तीजा तेरा रंग था मैं तो। वो गाना, तो वो गाना जब चलता है ना, और ऊपर से जिस तरीके से गाया हुआ है वो कृष्णा, मेरे ख्याल से जो सिंगर है उन्होंने गाया, और वो जो गाया हुआ है भाई, जो इमोशन के साथ गाया, और उसके बाद जो उसके विजुअल्स जब आते हैं, शाहरुख खान है, तिरंगा है, और आंखों में आंसू है, सिल्वर को मल रहे और जो वो भी होता है, तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, मतलब उसके लिरिक्स भी जो इनफैक्ट है वो सारा ऐसा लगता है कि इनकैप्सुलेट कर लिया पूरे इंडिया के एसेंस को, एक साथ रख लिया है। और वो और जो धुन है भाई, यहाँ पे सलीम सुलेमान खा जाते हैं। तो शंकर महादेवन से मैं थोड़ा सा क्रेडिट उठा के सलीम सुलेमान को भी देना चाहूंगा। बिल्कुल। रमित, तुम्हारे हिसाब से एक गाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो गाने निकले हैं, ये एक्चुअली वो गाने नहीं होंगे जो टॉप 5 की अगर कोई भी लिस्ट बनाएगा शायद अपनी,
और अगर आप स्पॉटिफाई से बोलोगे कि भाई टॉप 5 गाने सुना दे या एलेक्सा टॉप 5 गाने सुना दे, शायद ये 2 गाने हमें जो यहाँ पर मिले हैं बिल्कुल, और दोनों में अलग अलग जबरदस्त रंग है, दोनों का अलग अलग मूड भी है। बिल्कुल। तुम्हारा जो फेवरेट सॉन्ग है उसका क्या मूड अलग है? मेरा हाँ फेवरेट सॉन्ग का मूड बिल्कुल अलग है। मेरा तो जैसे जो मुझे लगता है स्पॉटिफाई को क्या करना चाहिए, हर एरा का गाना है, तो मेरा एक 1965 में फिल्म आई थी हकीकत, वो था कर चले हम फिदा, बिल्कुल कैफी आजमी साहब के लिरिक्स, मोहम्मद रफी की आवाज, और आप उसका एक एक अंतरा देख लो, सुन लो, अगर रोंगटे ना खड़े हुए मेरा नाम बदल दे। और ये वो गाना है जो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पर वो परफॉर्म कराते थे। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, हमारी स्कूल के अंदर वो जो हिंदी की किताब होती है बाल भारती, उसके अंदर ये पूरा का पूरा वो एज अ पोएट्री वो दे रखा है कैफी। बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें वो पूरा लिखा हुआ था, और तब बड़ा वो लगता है ना कि अचानक से आपको क्लास में जब आप कोई बात कर रहे हो तो कहते हैं कि फिल्म के अंदर एक हकीकत नाम से फिल्म जो आई थी उसका ये गाना है, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो कि ये कौन सा गाना है। पहले तो आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है कि फिल्मों वाली कोई चीज है, हम पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स में, भाई ये तो बढ़िया कर लेंगे हम इसके अंदर। मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि धर्म जी है उसमें, धर्म जी मेरे फेवरेट है। उसके विजुअल्स भी बड़े बहुत ही ज्यादा ऐसे थे, उसके इंडो साथ चाइना पे फिल्म थी, और वो मेरे को अभी भी याद है, मतलब वो लिरिक्स थे कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, बढ़ते कदम ना रुकने दिया, सर कटे नहीं कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये बात तो इस गाने में जबरदस्त है। ये देखो, नहीं आपके बाल भी ज्यादा हो रहे हैं इसलिए शायद वो खड़े ज्यादा हो रहे हैं। शुक्र किसी ने एसी में तो ज्यादा चल रहा है, तुम्हें ठंड लग रही है। नहीं पर इस गाने में फील है बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने इस गाने को डिस्कस किया, मैं अगर अपना फेवरेट गाना सोचूं, मुझे कहीं ना कहीं माँ तुझे सलाम जो एंथम है, जो जिस तरीके से ए आर रहमान ने गाया है, वो मुझे सबसे बेस्ट शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाना वो टाइमलेस गाना बन गया है। करेक्ट। और उस गाने को सिर्फ और सिर्फ एक और चीज है जिस वजह से मुझे वो गाना बहुत पसंद है, आप उसे मदर्स डे पे भी बजा सकते हो। कुछ और सोच रहे थे। मैं कुछ और सोच रहा, मैं क्रिकेट वाला एंगल पकड़ रहा था। मैंने कहा कि वो जो पूरा स्टेडियम एक साथ गा रहे हैं, और वो जो वर्ल्ड कप विनिंग मतलब मोमेंट आने वाला है वो, और उससे पहले माहौल बन चुका है कि भाई वो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, वहां पे धोनी खड़े हुए पिच पे, और सारा जो स्टेडियम वानखेड़े पूरा वो भाई भर के गा रहे हैं माँ तुझे सलाम। मैं वही मैं कह रहा हूँ, तो वो मेमोरीज तो हैं ही उस गाने की। और अगर क्रिकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं चक दे इंडिया भी अपने आप में एक एंथम बन गया है पूरा, जिस तरीके से वो गाना चलता है। और वो सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सोचो वो मूवी हॉकी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो जो चक दे इंडिया यार एक्चुअली अगर क्रिकेट वाला हम ये बात कर रहे हैं तो क्रिकेट के 3 हमारे सामने जो मोमेंट्स आए हैं, इन तीनों के लिए एक अलग थीम सॉन्ग रहा है। कि अगर आप 2011 वर्ल्ड कप की बात करो तो वहां पर आपको वंदे मातरम जो ए आर रहमान साहब वाला है वो एकदम से आपको रिलेट कर जाता है। 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात करो तो वहां पे चक दे इंडिया एकदम से आपको पकड़ जाता है, और अब 2024 वाले में लहरा दो आ गया एकदम से। लेकिन अगर मैं बात करूं ये ए आर रहमान वाले जो गाने की बात है, मुझे कहीं ना कहीं जब आप इस पूरे गाने को सुनते हो, वो गंगा जमनी जो तहजीब की जो लोग बात करते हैं, जो यहाँ पर जिस तरीके से उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल किया हुआ है और हिंदी गाना है, वो रहमान साहब के इस पूरे गाने में कहीं ना कहीं, और मतलब जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे ये अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था तो मुझे ऐसा बहुत डिफरेंट गाना लगा था। ऐसा नहीं लगा था क्योंकि जिस तरीके के गाने जो फिल्मों में बनते हैं, जिस तरीके की प्लेबैक सिंगिंग होती है, उस तरीके का गाना नहीं था। इनफैक्ट आज ही मैं सोच रहा था इस गाने के बारे में, ये जो पूरी कैसेट आई थी ना, ये सोनी ने जो रिलीज करी थी ये पूरी कैसेट, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसके बाकी गाने सुने हैं या नहीं। ये माँ तुझे सलाम जो पूरी जो एल्बम थी, उसमें ए आर रहमान के 2-3 और गाने थे जो कि बहुत जबरदस्त गाने थे। शायद ये गाना इतना हिट हो गया कि बाकी उन गानों पर बात ही नहीं हुई, नजर ही नहीं गई, और वो एल्बम के गाने थे तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा पिक नहीं हुए। लेकिन आप इस पॉडकास्ट के बाद आप जरूर जाना, वो गाने सुनना, बहुत ही जबरदस्त ए आर रहमान साहब के वो गाने हैं। आपको पता था ना मेरा दूसरा गाना यही है।
तभी आप मेरे को एक बताने को मुझे तो ये लग रहा था कि ये जिद शायद कर दिया इन्होंने। मुझे तो लग रहा था ये शायद सबका पहला गाना होगा और जिस तरीके से रमित ने शुरुआत करी कि संदेश से आते हैं को अलग कर दीजिए और चारों का संदेश से आते और हैं संदेश से आते हैं कहीं ना कहीं एक ऑनरेबल मेंशन या फिर कहीं ना कहीं ऑनरेबल मेंशन है, चारों बात करेंगे ही करेंगे, संदेश से आते हैं कि यार वो तो एपिक गाना है ही है कि आप जब भी एक गाना, ये तो अभी अचानक से आपने ऐसे डिफिकल्टी लेवल बाहर जो है उतना ऊपर सेट कर दिया, एक ही चाहिए, वरना ऐसे में किसी की भी जो अगर लिस्ट बनती है तो वो लिस्ट ही बनती है, वो एक गाना नहीं होता है। उसके अंदर संदेश से आते हैं जैसे कई और आइकॉनिक सॉन्ग हैं। जो गाना है उसकी ब्यूटी क्या है, वो टाइमलेस क्यों लगता है कि हर आदमी जब अगर आप उसको पिक्चर के पर्सपेक्टिव में देखो तो चाहे आप आर्मी वाले बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हो नहीं रखते हो, आपने ये गाना एक बार सुना हो, आप आज ये गाना लूप पर 10वीं बार सुन रहे हो, ऐसा क्या है इस गाने में कि आप इसको 10वीं बार भी सुनो तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? 3-4 लोग हैं, एक तो जावेद साहब के लिरिक्स, अन्नू मलिक का म्यूजिक, असली आग लगा दी। पर मुझे लगता है ये जो आपने 2-3 बार कहा ना अन्नू मलिक के म्यूजिक, मुझे लगता है कि वो 10 गाने अगर आप उनको हटा दो जो कि कॉपीड है, उसके अलावा रेफ्यूजी के लिए उनको नेशनल उसके अवार्ड मिला है। अलावा जिस तरीके से अनु मलिक साहब के म्यूजिक आप उनसे छीन नहीं सकते यार हो, जो इतना उन्होंने पुराने से लेकर और अभी अगर आप आ जाओ रिसेंट में ये मोमो के धागे, ये भी अरे पापोन साहब ने गा लिया यार, इतना प्यारा वो गाया मोनाली के साथ। यार और वो जो कॉपी भी था वो म्यूजिक हल्का सा इंस्पायर्ड होता था, आसपास की धुन तो वो तब भी खुद ही अब आप ओवरसेल कर रहे हैं। अब आप ओवरसेल इसको बता दे वही वाला कौन सा वाला? अच्छा, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात हो रही है। अनु मलिक साहब का वो गाना मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, इजराइल का नेशनल एंथम है। अब बोल अब नहीं, चलो एक हो गया। पर मैं ये कह रहा हूँ बताऊंगा कि ना, यार रील खराब हो नहीं जाएगी। देखो कहानी ये है कि हम पर उससे तुम उनके जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये जो संदेशे आते हैं, जो ये जो गाना है 7-8 मिनट का गाना, इसमें जैसे आपने कहा कि जावेद साहब के लिरिक्स हैं, उसके अलावा 2 सिंगर्स ने गाया, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़। और इस बारे में भी हम जो बात कर रहे थे, हम एक बार ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि इस गाने के लिए संदेशे आते हैं के लिए सोनू निगम साहब को जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया तो सोनू निगम ये अवार्ड लेने ही नहीं आए। और सोनू निगम ये अवार्ड इसलिए नहीं लेने आए क्योंकि उनका कहना था कि भाई आपने रूप कुमार राठौड़ साहब को क्यों नहीं नॉमिनेट किया। और अगर देखा जाए तो सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ के जो जोड़ी है उसमें भी कई सारे गाने हैं, जिंदगी मौत ना बन जाए भी इन्होंने गाया है। अच्छा नहीं, ये तो आप ये जो बात कह रहे हो कि ये 2 बंदों ने गाया है, छोटे होते तक एक सर्टेन उम्र तक आने तक मुझे पता ही नहीं था कि 2 लोगों ने गाया है। यही लगता था कि सोनू निगम वो एक ही है। मेरे को दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि जो ये संदेशे आते हैं ये सोनू निगम ने गाया और जो दूसरा था तो चलूं तो वो रूप कुमार राठौड़ का पूरा गाना है। लेकिन ये कभी नोटिस नहीं करा था कि भाई ये 2 बंदों ने संदेशे आते हैं पूरा गाना गाया। और आपने ब्यूटी वाली जो बात कही है कि आखिर में वो जो पूरा एक तो एक ही सिंगल उसमें निकल जाता है कि एक आपका मुखड़ा है, फिर अंतरा 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 कई अंतरे आते हैं। जो ब्यूटी उसकी आती है बिल्कुल लास्ट वाला, वो जो ब्रिज वाला उनका वर्स आता है जहां पे ए गुजरने वाली, वहां से जो वो पिक होता है और बाद में फिर वो माँ की लाइन भी आ जाती है उसके अंदर के, उसमें महबूबा की लाइन भी आ जाती है। सोनू निगम जब गा रहे हैं ना वो इमोशन है, जो बूढ़ी माँ उन्होंने बोला ना, जो माँ ही बोला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी जो एमेच्योर सिंगर्स हैं वो यहाँ तक तो गाने को गा पाते हैं, पर जैसी ही ये लाइन आती है जो सोनू निगम ने, जो आपने बोला कि गुजरने वाली हवा बता, वहां आने के बाद लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, भाई इससे आगे हम हो नहीं भाई। मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे वो गाना एक फ्लो में चल रहा है और जैसे ही बाद में जिस तरीके से मेरे ना 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 अनु मलिक साहब ने तो एक तो ये फ्री वर्स को जिस तरीके से बनाया है भाई, कंपोज कर दिया, वही अपने आप में बाप चीज है। उसके बाद ये जिस तरीके से नोट्स लगते हैं, जो कॉम्पोजिशन ऐसी है भाई, रोना आता ही आता है। बिल्कुल, इसमें मैं कोई शर्म की बात नहीं है भाई, इतने बड़े हो चुके हैं हम। ये गाना अगर बच जाता और इस वर्ष तक हम पहुंच जाते हैं तो भाई आंखें भर आती हैं, साफ बात है। लेकिन क्या अब जो आज के जमाने में जिस तरीके से पेट्रियोटिक सॉन्ग बन रहे हैं वो क्या टाइमलेस हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमने जितने भी गानों की बात करी, सिवाय उरी के पूरे साउंड ट्रैक की बात अगर हम कर लें, उसमें भी कोई एक ऐसा गाना नहीं है जो आप कहो कि अगले 25 साल बाद हमारे जो बच्चे होंगे वो ऐसे पॉडकास्ट पर डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई हाँ जिगरा क्या गाना था। पर क्या मैं लड़ जाना नहीं, इसके अलावा भी जैसे कि अभी फाइटर आई थी, उसमें जिस तरीके से वंदे मातरम का सॉन्ग था,
ये सॉन्ग क्या हमें 1 साल 2 साल वाली शेल्फ लाइफ वाले हैं क्या? ऐसा आपको भी लगता है कि अब जो सॉन्ग बन रहे हैं खासतौर पर पेट्रियोटिक सॉन्ग वो बहुत लंबी शेल्फ लाइफ वाले नहीं बन रहे हैं? इवन लहरा दो भी, जैसे ना माँ तुझे सलाम का पूरे लिरिक्स सबको याद होंगे, लहरा दो का सिर्फ एक ही याद है, लहरा दो। यार लहरा दो में वो बात है जो कह रहे हैं ना 25 साल तक, क्योंकि प्रमोट इतना किया है, ओलंपिक्स में भी यूज किया गया, हुआ, लेकिन फिर भी आप बता दो, आप गा सकते हो लहरा दो, पर ये आपके जुबान पे चढ़ा हो नहीं चढ़ा। यार वो बात यही है कि ये गाना अचानक से ना, ये जब कोई भी गाना चाहे वो पेट्रियोटिक हो चाहे कोई भी हो, जब आप वो थोड़ा फेमस हो जाता है तब आप उसको शुरू से लेके एंड तक सुन रहे होते हो। वरना बहुत सारे आज भाई साहब जब इंस्टाग्राम पे रील वाला जब ट्रेंड चल रहा है, तो बंदा जो है वो जब गाने भी बना रहा है, उनकी गाने बनाने की टेक्निक के अंदर ही वो चीज आ गई है कि यार बस एक वो हुक लाइन आ जाए, वो हुक लाइन अगर पकड़ में आ गई ना तो उसके बाद तो सब हो जाएगा। अब आप तू भी बता दे भाई, जब तूने इंडिया की जीतने की स्टोरियां डाली तो लहरा दो डाला या फिर शुरू में अरिजीत वाला डाला? ना 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 वही ना, क्योंकि लहरा दो ही डाल रहे हो। लेकिन ये बात जो तुम कह रहे हो वो कहीं ना कहीं एक बात मुझे बड़ी वो लगती है कि यार माँ तुझे सलाम भी तो बहुत सालों पहले आया था। अभी जब तुमने हकीकत के गाने की बात करी तो ये गाना लास्ट मैंने गाड़ी में या वैसे कब सुना होगा? मुझे लगता है कि बहुत साल पहले सुना होगा। कभी रेडियो पे आ गया हो तो आ गया हो। मे बी इन गानों के लिरिक्स थोड़े सिंपल हैं, सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। यार ये सिंपल कहाँ मुश्किल होंगे, थोड़े से हैं। अब यार उर्दू तो उर्दू होती है यार, हिंदी हिंदी होती है। पर हाँ, नहीं पर करो कि टू पर ये प्रोनाउंस सिर्फ थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट। पर वही तो बात है कि ये आप इतने इजी, अगर आपने लिरिक्स को अगर आप उनको इजी कह रहे हो फिर भी वो इतने इम्प्रेसिव हो कि आपको ना सिर्फ रट जाएं बल्कि आपकी जो कोर मेमोरी है उसमें जाकर छप जाएं। मसल तो मेमोरी हो गई वो तो एक अलग बात है ना। मतलब अब आप ये कहो कि अब जैसे इस गाने की बात कर लेते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जो लता जी ने जो गाया वो गाना, आज भी अगर आप उस गाने को सुन लेते हो, बात करते हो, ए मेरे वतन के लोगों एक ऐसा गाना है कि उसको सुनकर आपको वो 1947 ऑब्वियसली हम लोगों ने तो देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही सुना है, पर आपने जितनी भी मूवीज देखी होती हैं, वो जितने भी आजादी का जिस भी तरीके से जो स्ट्रगल, जितना भी शूट है, जितनी भी किताबें पढ़ी होती हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है सिर्फ और सिर्फ उस गाने को सुनकर। हम स्कूलों में भी बहुत हमने ठीक है। सुना है अब गाना। ए मेरे वतन के लोगों जिस तरीके से उन्होंने गाया, मुझे नहीं लगता कि वो गाना, मतलब वो गाना भी अपने आप में इतना टाइमलेस गाना है कि शायद उसके आसपास भी गाने के ना पहुंचे जाए। तो ये एक अलग कैटेगरी हो सकती है। इनफैक्ट इससे मुझे ये समझ में आया कि ये कंप्लीट एक अलग कैटेगरी हो सकती है कि जिनके आसपास कोई और गाना पहुंचेगा ही नहीं। जैसे कि हमने बात करी संदेशे आते हैं कि ऐसे ही ये गाना जो है मेरे वतन के लोगों शायद इसके भी आसपास नहीं आ पाए। और एक और ऐसा गाना है जो सेलिब्रेटरी है, जैसे सुनो गौर से दुनिया वाला, वैसे है ये देश है वीर जवानों का। वो लड़के की शादी हो हम तब नाच रहे होते हैं भाई। ये गाना शादियों तक कैसे पहुंच गया ये समझ में नहीं आया। किसी को नहीं पता कि आपको पता, आप कमेंट में बता ये कौन है जिसने भाई लिरिक्स भी सुनो, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, देखो यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, और ये हम शादी में भी गा रहे हैं और देशभक्ति के भी इसमें एलिमेंट है, और घुड़चड़ी पर बज रहे हैं ये सारे ढोल वालों को पता है इसकी बीट कैसे निकालनी है। मतलब भाई हद तो तब हो जाती है जब लड़के आपस में, मतलब जब इधर उधर कहीं गाड़ी में बैठे हैं थोड़ा, समझ आगे बोलो, है ना, तो उस टाइम पे कौन बजाता है यार? उस टाइम पे भी गा रहे होते हैं। हाँ, मतलब कारोबार में भी हो रहा और है। ऊपर से स्कूल के अंदर बैठ के भाई टेबल पे देश वीर जवानों का, और कोई मुंह से पीपनी बजा रहा है। पर क्या और ये एंथम जो बन गया, पर क्या तुम सोच सकते हो कि 5 साल बाद कोई शादी हो रही है और वहां पर गाना चल रहा हो लहरा दो, ये घुड़चड़ी के मतलब का थोड़ी है गाना यार। लेकिन वहां पर ये गाना है, ये एक अलग कल्ट गाना है, तो ऐसे तो वहां पे फिर वो भी नहीं बजेगा ना मेरे वतन के लोगों। पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये गाना बज सकता है। हाँ, ये अलग ये अलग है कि शायद इसको कोई और भी सब टिक मार्क कर रखे इस गाने में, ये अलग लेवल पे पहुंच चुका कि है। मैं जोश भी दिलाऊंगा, नचाऊंगा भी, और शादी भी जो है उसमें भी आप सेलिब्रेट करोगे। पर इससे एक और चीज समझ में आई कि क्या जो एंथम्स बन जाते हैं, जो जितने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं जो वो एंथम्स बन जाते हैं, क्या दैट इज द वे टू गो? आज की तारीख में अगर कोई ऐसा गाना आया जो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि हम जिन गानों की अभी बात कर रहे हैं, जिनमें हमने बात करी कि यार वो बड़े दिल को छू जाते हैं, क्या 2024 में अगर कोई ऐसा जब म्यूजिक बन रहा होगा तो लोग क्या सोच रहे होंगे कि ऐसा गाना बनाना है जो एंथम बन जाए, या ऐसा गाना बनाना है जो टाइमलेस क्लासिक बन जाए? नहीं, कोई नहीं बना रहा, मुझे लग रहा है टाइमलेस क्लासिक। टाइमलेस क्लासिक तो अपने आप बन जाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये गाना अचानक से ऐसा फटेगा या इसकी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी हो जाएगी कि
अगर ये है कि हम 1965 की फिल्म की बात कर रहे हैं अगर कि भाई के बिल्कुल कौन सा था ये? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब ये तो उन्होंने भी उस वक्त सोचा नहीं होगा कि ये 2024 में डिस्कस हो रहा होगा। बिल्कुल तो ये तो इसके ऊपर तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता मेरे ख्याल। हर कोई आजकल अभिषेक की एक बात थोड़ी सी मेरे को ठीक लग रही है, आजकल मेरे को लग रहा है मेरी सारी बातें सही होती है। सॉरी माय बैड, देखो मैं तू रमित समझ नहीं आ रही तेरे को। हाँ तो जैसे कहा कि आजकल हमें यही लग रहा है कि सिर्फ इंस्टा रील्स के लिए हुक लाइन डिजाइन की जा रही है, तौबा ही बन रहा है वो, कि आगे पीछे कुछ नहीं पता, पर आपको मेहनत करनी 30 सेकंड का हुक लाइन होना चाहिए जिसपे इंस्टा रील्स बन जाए। हाँ और वो भी थोड़े टाइम के लिए बनेंगे। अब तौबा तौबा पे रील्स नहीं बन रही है ना, अब वो खत्म हो गया, अब वो उसका कोई आखिरी तूने बना दी थी ना, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता है और शेल्फ लाइफ से अब एक्चुअली जो शेल्फ लाइफ है वो हो ही गई है 15 दिन की या 1 महीने के, उसकी ट्रेंड हो गया है कि ट्रेंड हो जाए, शेल्फ लाइफ से किसी को मतलब नहीं है कहीं ना कहीं ये। लेकिन यार ये मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेशन है। जैसे कि एक टाइम पर जब मूवीज रिलीज होती थी तो वो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बनाती थी क्योंकि दिन में सिर्फ 4 ही शो होते थे। अब यहाँ पर अगर आप पीवीआर में चले जाओ, एक जो नई मूवी होती है उसके 18 से 20 शो एक ही दिन में होते हैं, तो जो वो एक हफ्ते में कमाई कर लेती है वो बाकी पुरानी पिक्चरें सिल्वर जुबली तक कर पाती और सिंगल स्क्रीन पे तो ट्रॉफीज पड़ी होती थी सिल्वर जुबली वाली। यार बट एक चीज और भी है कि ज्यादातर जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं वो बनते हैं पेट्रियोटिक फिल्म्स के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म्स क्या आपको देखने को मिल रही हैं आज की डेट में? मतलब अगर फाइटर भी देखो आप कहोगे हाँ अच्छी है, सही है, लेकिन क्या उसकी रिवॉच वैल्यू है क्या उसकी? बॉर्डर आप आज भी जाके दिन में 2 बार भी देख लोगे दोबारा से जाके। इवन LOC कारगिल की भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से तरीके से फिल्म बनाते कई बार आप फिट कर रहे होते हो गाने के, बस एक सिचुएशन है चलो एक बना देते हैं, तो हाफ हार्टेड ही बनेगा वो उतना उस तरीके से वो माहौल ही नहीं बनेगा ना। बॉर्डर सीक्वल अब डर हमें लग रहा है, हम बॉर्डर के हार्डकोर फैंस हैं, जैसे गदर 2 वाला हाल तो ना हो जाए। अब जैसे गदर में कोई भी ऐसा देशभक्ति वाला गाना ऐसा था ही नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं था। उड़ जा काले कामा यार तेरे मुंह विच खंड पावा। मीठा मीठा। अच्छा है तो है छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, उसके बाद दूसरा गाना शुरू कर सकते हो देशभक्ति का। पर चलिए ये जो देशभक्ति के गाने हमने यहाँ पर लिस्ट किए द बॉयज पॉडकास्ट में, आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस डे या देशभक्ति का बेस्ट सॉन्ग कौन सा है? यहाँ पर कुछ गाने हमने बताए, कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा कि आप बताएं वो गाने जो आपको लगता है कि ऐसे गाने हैं जो कि टाइमलेस हैं, ऐसे गाने हैं कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, और ऐसे गाने जिनको हमें अपनी इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए था पर शायद हम नहीं कर पाए, तो वो गाने भी आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। और हमारा ये पहला एपिसोड है, हमारा ये पहला 15 एपिसोड है, बहुत प्यार दीजिएगा। तो कैसा लगा वो भी जरूर बताना यार। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा ये कैसा लगा। बाकी द बॉयज पॉडकास्ट हम बीच बीच में लेकर आते रहेंगे आपके पास, तो आप स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम लड़के बैठकर मर्द को दर्द भी होगा और यहाँ पर उसके अलावा और भी जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि अगली चीज रक्षाबंधन भी आ रहा है, वहां पर कितनों का लिफाफा दे रहे हो आप? यार अरे भाई ये बढ़िया बात है। ये तो इस पर अगला मेरा वॉलेट तो खाली है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। तो मतलब जल्दी हम एक दूसरा पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे। आप पॉडकास्ट को प्यार दीजिए और कमेंट्स जैसा कि हमने कहा लगातार लिखते रहिए कि आपको और कौन से गाने हैं जो इंडिपेंडेंस डे की प्लेलिस्ट में हम सबको शामिल करने चाहिए। थैंक यू सो मच।